हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर एंड फोर्सेस चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर से मे बी मेंस और एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चंस ना दिखे या फिर कम दिखे, लेकिन इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस और सब चैप्टर्स को समझने के लिए है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि 11th और 12th के क्लोज टू 50 to 60% फिजिक्स के चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको समझने के लिए वेक्टर का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। उस कॉन्टेक्स्ट में इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, है ना। अब ये वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ है, मास है, फोर्स, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी। ये सब क्वांटिटीज़ को हम लोग मेजर कर पाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग मेजर कर पाते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब जैसे कि बात करें इमोशंस के बारे में, तो इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं, क्योंकि देखो, बोला जाए कौन कितना खुश है या कौन कितना दुखी है, तो हम लोग किसी के खुश होने या दुखी होने को जो है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, है ना। जैसे कि दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे जो बहुत खुश हैं, लेकिन पहला बच्चा से दूसरा बच्चा कितना ज़्यादा खुश है, कितना यूनिट ज़्यादा खुश है, इस तरीके का कंपैरिजन हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उस वजह से जो है इमोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी ये नहीं होता है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी को बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम लोग बात किए मैग्नीट्यूड के बारे में, है ना। तो कोई भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है नॉन नेगेटिव वैल्यू। अगर यूनिट है तो विथ यूनिट, एंड यूनिट नहीं है तो विदाउट यूनिट, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसको मॉड में प्लेस करते हैं। दो इस तरीके का वर्टिकल लाइन के बीच में क्वांटिटी को प्लेस कर देते हैं और फिर बोलते हैं इसको क्या, ये है मॉड और मॉड्यूलस, है ना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ -3 कूलम्ब चार्ज बोला जाए, है ना। तो -3 कूलम्ब को हम लोग प्लेस कर दिए मॉड में, तो यहाँ से नॉन नेगेटिव वैल्यू इसका मिल गया, है ना। पढ़ेंगे कैसे इसको, तो रीड करेंगे एज मॉड ऑफ -3 कूलम्ब, है ना, या मैग्नीट्यूड ऑफ -3 कूलम्ब, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड होता है नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एंड मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मॉड या मॉड्यूलस, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे। तो एक सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है स्केलर एंड दूसरा होता है वेक्टर। अब ये जो हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं, ये बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब देखो, वेक्टर जो क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल फोर्स की बात करें, तो फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक ब्लॉक रखें, ब्लॉक पे बोला जाए कि ब्लॉक को हम लोगों को फॉरवर्ड में लेके जाना है, तो फोर्स लगाओ, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाने बोला गया फॉरवर्ड में लेके जाने के लिए। तो फोर्स लगाने का तरीका ऐसा हो सकता है ना, कि हम लोगों को फॉरवर्ड में लेके जाना है तो धक्का देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो फॉरवर्ड में जाने का चांस रहेगा, है ना। लेकिन अगर इस तरीके से फोर्स लगाएं तो तब तो फॉरवर्ड में मूव करने का कोई चांस नहीं है ना। तो इससे हम लोग देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदलने से इम्पैक्ट या फिर बोल जो इन्फ्लुएंस ऑफ जो फोर्स है वो बदल जा रहा है ना। तो इस वजह से बोल पाते हैं कि ये जो फोर्स है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी मैटर करता है ना।
और उसके अलावा वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करते हैं। क्या होता है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके बारे में बात करेंगे चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है इसमें डायरेक्शन नहीं होता है ना। हाँ, मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। और बेटर है कहना कि इस क्वांटिटी में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट। यूनिट के साथ है तो यूनिट, नहीं है अगर यूनिट तो विदाउट यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट सफिशेंट होता है इस क्वांटिटी को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, है ना, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है डॉक्टर से दिखाने गए हैं अपॉइंटमेंट लेके और भीड़ है बहुत, तो आपको आधे घंटे या 40 मिनट वेट करना पड़ा, है ना। तो ये जो टाइम है 40 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो 40 मिनट वेट करने में न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट है 40 मिनट, बट डायरेक्शन का तो कोई मतलब नहीं है ना। लेटर से चावल ख़रीदने गए, बोला गया घर से कि जाओ 2 किलो चावल ख़रीद के लेके आओ, तो तुम 2 किलो चावल ख़रीद के लेके आ गए, है ना। अब इसमें चावल का जो मास है उसका डायरेक्शन से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होता है विथ यूनिट, है ना, या विदाउट यूनिट भी। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन नहीं होता है इसमें, है ना। मैग्नीट्यूड के बारे में जान ही गए हैं। हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी क्या होता है, ये भी स्केलर वैल्यू ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, ठीक है। एरो में होता है टेल, एरो में होता है हेड। अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टेल से हेड की तरफ होता है, और मैग्नीट्यूड जो वेक्टर का है उसको लेंथ ऑफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना। लेंथ ऑफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब है लेंथ ऑफ एरो से रिप्रेजेंट करने का, तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अपने पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे एक साथ हम लोग 10 न्यूटन फोर्स भी लगा रहे हैं, 5 न्यूटन फोर्स भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरो ड्रॉ करने का बेटर तरीका ये है कि आप जो है 10 न्यूटन फोर्स का जितना लेंथ ऑफ एरो रखे हैं उससे आधा लेंथ ऑफ एरो रखिए 5 न्यूटन फोर्स का, है ना। तो इस तरीके से एरो के लेंथ के हिसाब से मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कर पा रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। 10 न्यूटन से आधा लेंथ का 5 न्यूटन फोर्स का एरो, है ना। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ एरो से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड है F1 का 10 न्यूटन, F2 फोर्स का 5 न्यूटन, एंड डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो ईस्ट की तरफ, है ना। ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड है दोनों, है ना। अब बात करते हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं सिम्बोलिकली स्मॉल लेटर से या फिर कैपिटल लेटर से। हाँ, उसके साथ में सिम्बोलिकली माथे पे एरो पुट करते हैं, है ना। तो माथे पे अगर किसी क्वांटिटी के एरो है तो हम लोग बोलते हैं क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोर्स है, यहाँ वेलोसिटी है। देखो इंक्लाइन से एक बॉल गिर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी को स्मॉल v माथे पे एरो, फिर फोर्स 10 न्यूटन लग रहा ब्लॉक पे ऊपर की तरफ, तो इस फोर्स को डिनोट कर रहे हैं F से माथे पे एरो। तो इस तरीके से जो है हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, कोई पार्टिकल A से चल के B तक गया 15 मीटर ट्रैवल करके, तो इसका अपना एक डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को S माथे पे एरो इससे डिनोट कर रहे हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी डिनोट करते हैं। टेल और हेड का जो पॉइंट्स है उसको टेल टू हेड पॉइंट लिख के और माथे पे एरो पुट कर दीजिए, ये भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी की, हम लोग थोड़े पहले ही देखे थे। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, तो क्वांटिटी को मॉड के अंदर रखते थे, है ना। ऐसे यहाँ पे जो वेक्टर है, वेक्टर को मॉड के अंदर रख दिए, है ना। तो ये है मॉड ऑफ वेक्टर ए, या फिर बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना। एक और तरीका होता है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का, आप ऐसे मॉड में प्लेस कर दीजिए वेक्टर को, या फिर ये जो माथे पे एरो है इसको हटा दीजिए, तो भी रिप्रेजेंट होता है क्या, मैग्नीट्यूड।
देखो माथे पे जो एरो है ये क्या बता रहा था कि इसका डायरेक्शन है। अब इसके डायरेक्शन का इन्फॉर्मेशन हटा दिए एक प्रकार से, माथे से एरो हटाना इज़ एज गुड एज की डायरेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन आप हटा दिए हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मिल रहा, तो ऐसे भी लिखते हैं। जैसे हम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखे हैं, फोर्स का, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, इस सब के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो देखिए वेक्टर को मॉड में प्लेस कर दिए या फिर माथे से एरो हटा दिए, है ना, तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन, वेलोसिटी का था 2 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का 15 मीटर, है ना। ये देखिए, तो ये तीनों मैग्नीट्यूड आप लिख दिए इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे मेनली फोकस अपना इस तरीके से लिखने का है ना, कि वेक्टर को मॉड के अंदर प्लेस कर दो या फिर माथे से एरो हटा दो तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होगा, है ना। अब पहला सवाल है मैग्नीट्यूड पे बेस्ड ही। हम लोगों को बोला गया कि यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर, सी, डी एंड ई वेक्टर है, इस सब का मैग्नीट्यूड बताइए, है ना। तो देखिए ए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, है ना। तो इस तरीके से लिखें और 3 यूनिट मैग्नीट्यूड। वैसे बी वेक्टर की बात करें तो बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड देखिए 3 यूनिट है, लिख दिए 3 यूनिट। वेक्टर सी की बात करें तो सी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गया है तो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5 यूनिट, है ना, तो 5 यूनिट लिख दिए। वैसे ई वेक्टर की बात करें तो देखिए ई वेक्टर जो है इस रेक्टेंगल का डायगोनल है ना, इसमें ये साइड है 2 यूनिट और ये साइड है 3 यूनिट, है ना। तो लेंथ ऑफ डायगोनल 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा √13 यूनिट, है ना। बिल्कुल ऐसे ही बात करें हम लोग डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, तो डी वेक्टर का जो ये डी वेक्टर भी क्या है, तो एक रेक्टेंगल का क्या है, डायगोनल है ना। रेक्टेंगल का एक साइड है 5 यूनिट का, दूसरा साइड है 4 यूनिट का, है ना। तो डायगोनल हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट अंडर, जो कि आ गया कितना, 41 यूनिट, ठीक है। अब हो सकता है मन में आए कि सर ये यूनिट क्या मतलब, क्या है ये यूनिट, तो डिपेंड करेगा कौन सा क्वांटिटी देख रहे हो। लेट अस से ए है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो लेंथ का यूनिट होगा यहाँ पे, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। लेट अस से बी है वेलोसिटी वेक्टर, तो यूनिट हो सकता है मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, जैसा दिया हो डिटेल उसके हिसाब से। डी वेक्टर लेटर से फोर्स वेक्टर है, तो फिर डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लोग बोल पाएंगे न्यूटन में होगा या फिर डाइन में होगा, सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का डाइन, है ना। तो इस तरीके से यूनिट का मतलब ये है ना, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मैग्नीट्यूड है, सॉरी कौन सा क्वांटिटी है, हम लोग यूनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंगल बिटवीन पेयर ऑफ वेक्टर्स के बारे में। जैसे कि दो वेक्टर है हम लोगों के पास, तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ वेक्टर, ये जो डिफाइन करते हैं, दो वेक्टर का डायरेक्शन के बीच में जो स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल है, लार्जर नहीं, स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। ध्यान रखना है, स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल। अब रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 0 से 180 होता है। दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच में एंगल इनक्लोज कितना, 0, है ना। सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल बिटवीन वेक्टर 0, और वहीं अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या, 180। एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा तो एंगल बिटवीन वेक्टर 90। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने को ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। हाँ, मन में ये आ सकता है कि सर 0 से 180 ही क्यों लेते हैं, 180 से ज़्यादा एंगल क्यों नहीं लेते हैं। तो देखो डिफाइन क्या किया हम लोग कि स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन पेयर ऑफ वेक्टर्स, है ना। अब अपने पास अगर एक वेक्टर है ऐसे पी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर क्यू वेक्टर जो है रोटेट कर रहे हो, लेटर से देखो अलग अलग एंगल, अभी ये थीटा है 30 डिग्री, लेटर से ये 90 डिग्री है, फिर वेक्टर को रोटेट करके यहाँ लेके आ गए ये 120 डिग्री, फिर वेक्टर को रोटेट करके यहाँ लेके आ गए तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। अब जैसी वेक्टर को आप रोटेट करके यहाँ लेके आएंगे इधर, तो अब
लार्जर एंगल नहीं लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, स्मॉलर एंगल, है ना। 180 जैसे ही क्रॉस होगा तो ये एंगल लार्जर एंगल हो जाएगा, लेकिन हम लोग बाय डेफिनेशन, बाय कन्वेंशन स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल लेते हैं। तो वेक्टर के बीच का एंगल फिर से क्या हो जाएगा, 180 से कम, है ना। 180 क्रॉस करने पे स्मॉलर एंगल लेंगे, है ना, तो 180 से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल पाते हैं कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ वेक्टर 0 से 180 के बीच में ही लाई कर रहा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैरेलल शिफ्ट करने से या रोटेट करने से वेक्टर का क्या चेंजेस होगा, है ना, वेक्टर में। तो देखिए, अगर हम लोग वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे एक वेक्टर बना हुआ है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल शिफ्ट करने से क्या डायरेक्शन बदल गया। देखिए अभी भी इस डायरेक्शन में है ना, अभी भी डायरेक्शन तो बदला नहीं। क्या लेंथ ऑफ एरो बदल जाएगा पैरेलल शिफ्टिंग से, नहीं। तो ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है और ना डायरेक्शन बदल रहा है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दो ही चीज़ होता है वेक्टर में, दो चीज़ होता है वेक्टर में, और दोनों में से कुछ नहीं बदल रहा है ना, कोई नहीं बदल रहा पैरेलल शिफ्टिंग से। तो हम लोग बोलेंगे पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर नहीं बदलता है, ठीक है। वही बात करें रोटेट करने के बारे में, है ना, तो रोटेट करने से डायरेक्शन बदल जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, देखिए अपने पास ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को आप रोटेट करते गए, करते करते देखिए यहाँ लेके आ गए, है ना। तो जब यहाँ लेके आ गए हैं, बदले इसका डायरेक्शन थीटा रोटेट करके, तो डायरेक्शन बदलने से वेक्टर का इफ़ेक्ट बदल जाता है ना, तो वेक्टर बदल जाएगा। तो ये जो वेक्टर है रोटेट करने से जो ऑब्टेन हुआ और ओरिजिनल वेक्टर, दोनों अलग अलग वेक्टर है ना। तो रोटेट करने से वेक्टर बदलता है, हाँ, बट एक बात का ध्यान रखना है कि रोटेट करते करते जो है वेक्टर को 360 डिग्री अगर रोटेट कर दिए, रोटेट करते करते वेक्टर को अगर 360 डिग्री रोटेट कर दिए, देखिए 360 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिए, तब तो फिर ओरिजिनल वेक्टर ही मिल जाएगा, है ना। तो 360 डिग्री रोटेट करना या फिर 360 के इंटीग्रल मल्टीपल में रोटेट करने से फिर से ओरिजिनल वेक्टर ही मिल जाएगा अपने को, है ना। मान के ये चल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहे हैं ना, लेंथ ऑफ एरो नहीं बदल रहे, बस रोटेट कर रहे हैं, तो 360 डिग्री रोटेट करने से ओरिजिनल वेक्टर ही मिल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे सर रोटेट करने में वेक्टर नहीं बदलेगा अगर 360 या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में हम लोग रोटेट करें, है ना, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अब बात करते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने का स्टेप्स, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो हम लोग पैरेलल शिफ्ट करके टेल कोइंसाइड कर देते हैं, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट करके टेल कोइंसाइड कर दिए, और उसके बाद फिर हम लोग लुक देखते हैं कि स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल क्या है ना, उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन पेयर ऑफ वेक्टर्स। जैसे यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और ये एंगल 120 दिया है ना। तो देखिए टेल ऑलरेडी कोइंसाइडेड है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये एंगल थीटा, ये होगा दोनों के डायरेक्शन के बीच का स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल, है ना। दिया है ये वाला एंगल, हम लोग को चाहिए ये एंगल, है ना, तो दिस विल बी 180 माइनस 120, 60 डिग्री एंगल बिटवीन पेयर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दो वेक्टर दिया हुआ है, एक ये वेक्टर एंड एक ये वेक्टर, है ना, और ये एंगल 120 दिया है, और बोला है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट करके टेल कोइंसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो पी वेक्टर है, इसको हम लोग पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दिए, है ना, यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दिए, तो टेल मिल गया। अब जब टेल मिल गया तो फिर हम लोग जो है स्मॉल इंक्लूडिंग एंगल के बारे में बात कर सकते हैं। टेल मिलाने के बाद स्मॉल इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस, फिर से ये देखिए ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री, दिस इज़ 120 एंड दिस इज़ थीटा, 120 प्लस थीटा इज़ 180, तो वहाँ से थीटा 60, है ना। तो इस तरीके से पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं। देखिए ये जो ए वेक्टर है, इसको भी पैरेलल शिफ्ट करके टेल यहाँ मिला दीजिए, है ना। पैरेलल शिफ्ट करके ए वेक्टर यहाँ जो था, इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लेके आ गए, टेल मिला दिए, तो फिर ये जो एंगल है इसको भी देखो, ये अगर दोनों वेक्टर के बीच के एंगल की बात करें, ये है थीटा, दोनों के डायरेक्शन के बीच का स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल, है ना।
तो यहाँ से भी दिस प्लस दिस जो है 180 होगा, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, है ना। तो 120 प्लस थीटा 180, तो थीटा विल बी 60, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पेयर ऑफ वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अपने पास जो है थर्ड एग्जांपल दे रखा है, दो वेक्टर, है ना। पी वेक्टर दे रखा है एंड क्यू वेक्टर दे रखा है। दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो पैरेलल शिफ्ट करके टेल कोइंसाइड कर लेते हैं। तो देखो पी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट किए, यहाँ से यहाँ टेल कोइंसाइड किए। तो अब दिस इज़ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ वेक्टर्स। टेल कोइंसाइड करने के बाद दोनों के डायरेक्शन के बीच का स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल विल बी द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो ये है वो एंगल। अब ये 60 डिग्री लीनियर पेयर में मिलके कितना होगा 180, तो थीटा को बोल सकते हैं 180 माइनस 60 इज़ 120, ठीक है। सिमिलरली आप जो है ये क्यू वेक्टर को भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं टेल मिलाने के लिए। देखिए ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर लीजिए, है ना, यहाँ से यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर लीजिए, मिल गया टेल। टेल मिलने के बाद फिर देखिए ये थीटा बोलेंगे एंड दिस इज 60, को इंटीरियर एंगल दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो उस हिसाब से ये जो एंगल होगा 120, है ना, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ वेक्टर्स। तो इस तरीके से टेल कोइंसाइड करके जो है हम लोग देखें तो आसानी से देख पाएंगे एंगल बिटवीन पेयर ऑफ वेक्टर्स को, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अपने को दे रखा है पी एंड क्यू वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो देखिए पी वेक्टर का एंगल दिया हुआ था एक्चुअली यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 60 एंड क्यू का दिया हुआ था वर्टिकल से 30। क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। हम लोग क्या किए हैं, पी वेक्टर का एंगल जो है हम लोग वर्टिकल से भी फाइंड कर लिए। ये 60 है तो दिस विल बी 30 डिग्री, है ना। अब पैरेलल शिफ्ट करके दोनों के टेल को कोइंसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पैरेलल शिफ्ट करके दोनों वेक्टर के टेल को अगर हम लोग कोइंसाइड किए तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि दोनों के डायरेक्शन के बीच का स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल क्या है 30 प्लस 30 60, है ना। तो इस तरीके से पी एंड क्यू वेक्टर के बीच का एंगल क्या बोल दिए 60 डिग्री। ऐसे ही आप पी को भी यहाँ से पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लेके जा सकते हैं ना, फिर भी आपको दोनों के डायरेक्शन के बीच का स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल 60 ही दिखेगा, है ना। बिल्कुल यहाँ पे भी उसी तरीके से अपने पास एग्जांपल एक अगला पार्ट है क्वेश्चन का, हर पेयर के बीच का एंगल फाइंड करना अपने को, है ना। फिर से पैरेलल शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट करके क्यू को देखिए, क्यू को यहाँ लेके आ गया, टेल मिला दिया, ठीक है। सिमिलरली पी देखिए, पी को यहाँ से उठाएं और पी को यहाँ लेके आ गए, टेल मिला दिए, है ना। तीनों वेक्टर का टेल पैरेलल शिफ्ट करके मिला दिए। अब हर पेयर ऑफ वेक्टर के बीच का एंगल देखने के लिए दोनों के डायरेक्शन के बीच का स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल की बात करेंगे, है ना। तो पी एंड आर के बीच का एंगल है 90, ठीक है। यहाँ देखिए दिस एंगल इज 30, सो दिस एंगल विल बी 150, है ना। तो पी और क्यू के बीच का एंगल 150 हो गया। सिमिलरली देखिए ये एंगल है 60, सो दिस एंगल विल बी 120, है ना। तो क्यू एंड आर के बीच का एंगल हो गया 120, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल देख रहे होते हैं, मतलब दो वेक्टर के टेल को मिलाइए पैरेलल शिफ्ट करके, डायरेक्शंस के बीच का स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल, नॉट लार्जर, स्मॉलर इंक्लूडिंग एंगल, है ना। तो इस तरीके से देख रहे होते हैं पेयर ऑफ वेक्टर्स के बीच का एंगल, है ना। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अलग अलग टाइप का वेक्टर है जो कि काम का है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो किसी वेक्टर में आप माइनस मल्टीप्लाई कर दें, -1 मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन होता है ओरिजिनल वेक्टर के अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट, एंड मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर के बराबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे -a वेक्टर है, -1 वेक्टर की बात करें तो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन a वेक्टर से अपोजिट, है ना। तो दिस इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर a, ठीक है। यही होता है नेगेटिव वेक्टर।
जैसे यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉड ऑफ मतलब माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो -1 मल्टीप्लाइड है, -1 का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, है ना। तो यही तो ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड था ना, है कि नहीं। समझ पा रहे बात को। या ऐसे भी देख सकते हैं कि मॉड ऑफ नेगेटिव वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, -1 का मॉड एंड ए वेक्टर का मॉड। -1 का मॉड को 1 बोल जाओगे तो यहाँ से बोल पाएंगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। यहाँ देखिए -1 का मॉड विल बी 1, तो बचेगा कौन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो -a का मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर, ठीक है। हाँ, उसके अलावा एक और बात है कि ए वेक्टर एंड -a वेक्टर जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट है तो दोनों के डायरेक्शन की बीच बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या बोलेंगे, 180, है ना। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर एंड ओरिजिनल वेक्टर एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट होंगे। वही एंगल के बारे में कुछ कुछ बातें, थीटा 0 होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, थीटा 180 होगा तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यही सारी बातें। इसके बाद बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में। तो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं पैरेलल वेक्टर्स, सेम लाइन पे हो, पैरेलल लाइंस पे हो, है ना। तो पेयर ऑफ वेक्टर्स जो सेम लाइन पे हो, है ना, या पैरेलल लाइंस पे हो, उसको एक दूसरे का क्या बोलेंगे, कोलिनियर। जैसे यहाँ देखिए पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, एस वेक्टर, ये सब पैरेलल है ना, एक दूसरे के। तो एक दूसरे के क्या हैं, कोलिनियर हैं। हाँ, कोलिनियर में भी, पैरेलल वेक्टर्स में भी अगर डायरेक्शन सेम है तो उसको बोलते हैं लाइक वेक्टर, सेम डायरेक्शन। और वही पैरेलल वेक्टर्स में अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स, है ना। तो लाइक वेक्टर हो गया सेम डायरेक्शन में कोलिनियर वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर हो गया अपोजिट डायरेक्शन में कोलिनियर वेक्टर, है ना, पैरेलल वेक्टर्स। अब लाइक वेक्टर्स क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो एंगल दोनों के बीच का हो जाएगा 0 एंड अनलाइक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शंस में है तो एंगल दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, 180, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं सेम प्लेन में होते हैं या फिर पैरेलल प्लेन्स में होते हैं, है ना। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स एक दूसरे का कोप्लेनर बोलते हैं जब वो सेम प्लेन में हो या फिर क्या हो, पैरेलल प्लेन्स में, ठीक है। अब इसमें एक यूनिक बात है कि टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर, हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास दो वेक्टर दिया हुआ है, ये ए वेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। दोनों का टेल आप मिला दिए जहाँ पे भी हो। जैसे ये बी वेक्टर पहले यहाँ कहीं था, इधर कहीं था, हम लोग पैरेलली ट्रांसलेट करके लेके आए, टेल मिला दिए। और टेल मिलाने के बाद हेड को जब आप ज्वाइन करेंगे इस तरीके से तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। और ट्रायंगल तो प्लेनर फिगर होता है ना, है कि नहीं। ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, प्लेनर फिगर होता है। तो प्लेनर फिगर है तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका जो प्लेन है, इसी प्लेन में ए वेक्टर भी है और इसी प्लेन में क्या है, बी वेक्टर भी है ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल पाएंगे कि टू वेक्टर जैसा भी आरा तिरछा दिया हो, टेल मिलाने के बाद हेड ज्वाइन करने के बाद ऐसे बनेगा एक ट्रायंगल। और उस ट्रायंगल होता है प्लेनर फिगर, तो उस प्लेन में होगा दोनों वेक्टर, है ना। इसीलिए हम लोग बोल पाते हैं कि टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में। तो जैसा नाम है ये होता है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, है ना। तो मैग्नीट्यूड 1 जिस वेक्टर का हो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। और इसको डिनोट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करने के लिए सिंबल के माथे पे कैप प्लेस करते हैं। जैसे ये ए और माथे पे कैप, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, है ना। रीड करते हैं इसको ए कैप, है ना। तो ए कैप होता है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। एंड ऐसा अगर लिखा हुआ है, कैप लिखा हुआ है कोई वेक्टर के माथे पे, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक वेक्टर ए कंसीडर कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट
और इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर 4 यूनिट का है, तो इसको 4 टुकड़ा में बांट दें, 4 टुकड़े में बांट दे तो ये 1 यूनिट का हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, है ना। और ये यूनिट वेक्टर ए वेक्टर के डायरेक्शन में है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिए, ए कैप, ठीक है। तो ए कैप आएगा कैसे, तो ऐसे आएगा कि ए वेक्टर को 4 टुकड़े में बांट दिए, या बेटर बोलिए, ज़्यादा बेटर है बोलना कि ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में फाइंड करने का, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जब ऐसे लिख सकते हैं तो देखो मैग्नीट्यूड को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ए वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड है, एंड ए कैप क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो मैग्नीट्यूड 4 यूनिट एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तो ए वेक्टर कंप्लीटली एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से देखिए बी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम लोग, है ना, जैसे यहाँ देखिए बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बोलो 3 यूनिट, डायरेक्शन किधर की तरफ है, ए कैप की तरफ, अरे हाँ है ना, ठीक है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड डायरेक्शन है ए कैप की तरफ, तो बी वेक्टर को भी ऐसे ही अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो बोलेंगे बी वेक्टर तुम्हारा मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट और जो तुम्हारा डायरेक्शन है वो ए कैप के डायरेक्शन में ही तो है, तो मल्टीप्लाई कर दिए ए कैप से ये मैग्नीट्यूड एंड ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, इस तरीके से बी वेक्टर मिल गया अपने को, ठीक है। सिमिलरली सी वेक्टर की बात करें तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, लेकिन सी वेक्टर का डायरेक्शन ए कैप के अपोजिट में है ना। तो ए कैप के अपोजिट में यूनिट वेक्टर की बात करें तो माइनस ए कैप बोल सकते हैं, मतलब ए कैप का नेगेटिव ऑफ वेक्टर माइनस ए कैप, है ना। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम 1 यूनिट 1, नॉट 1 यूनिट 1, एंड डायरेक्शन दोनों का क्या, अपोजिट, ठीक है। तो सी वेक्टर जो है ये है किधर के डायरेक्शन में, तो माइनस ए कैप के डायरेक्शन में, है ना। तो हम लोग बोले सी वेक्टर को कि तुमको भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, चलो, तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, तो इस तरीके से सी वेक्टर कंप्लीटली एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल बात है कि यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं हम लोग डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक बात और है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर्स डायमेंशनलेस होता है। जैसे देखो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप, इसका डायमेंशन लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में प्लेस किए तो दिस विल बी ए वेक्टर का डायमेंशन अपॉन इसके मैग्नीट्यूड का डायमेंशन, है ना। तो लेटस से जो ए वेक्टर है ये है फोर्स, है ना, तो यूनिट तो इसका भी न्यूटन है, हाँ, साथ में डायरेक्शन है ना, और इसका मैग्नीट्यूड भी तो न्यूटन में होगा, है कि नहीं। तो ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन कट के क्या हो जाएगा, लिखोगे 1, है ना। तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला 1 होता है तो हम लोग बोलते हैं क्या होता है वो, डायमेंशनलेस, है ना। मतलब मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उस सब के पावर 0 पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायमेंशनलेस। अब जब डायमेंशनलेस होता है तो देखो यहाँ पे हम लोग जब बोले कि सी वेक्टर, मान लेते हैं सी वेक्टर है आपको वेलोसिटी, है ना, तो मैग्नीट्यूड इसका लेटेस्ट से 3 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे जो आप लिखे हैं 3 यूनिट, दिस इज़ 3 मीटर पर सेकंड, है ना। तो मैग्नीट्यूड जो है उस क्वांटिटी का वो खुद ही जो है उस क्वांटिटी का यूनिट लेके आता है साथ में, ठीक है।
और ये जो यूनिट वेक्टर है ये बस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर डायमेंशनलेस होता है, उसका अपना कोई यूनिट नहीं होता है। तो वो किसका यूनिट लेगा? जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा उसका यूनिट के साथ मिलके उस गिवन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही बातें हैं। तो हम लोग बोले यूनिट वेक्टर विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन एंड यूनिट वेक्टर विल बी डायमेंशनलेस। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, उसकी बात करें। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते हैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जे कैप एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में के कैप, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर से याद रखने हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड यही कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग कुछ वेक्टर्स ड्रॉ कर रखे हैं। जैसे देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वेक्टर, और ये के कैप के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन के कैप के अपोजिट, तो के कैप के अपोजिट यूनिट वेक्टर क्या होगा? माइनस के कैप, है ना। तो मैग्नीट्यूड इज दिस एंड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किए माइनस के कैप, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। सिमिलरली वेक्टर बी की बात करें तो वेक्टर बी का यूनिट मैग्नीट्यूड जो है 3 यूनिट है एंड डायरेक्शन किधर की तरफ है? तो जे कैप के डायरेक्शन में, है ना। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यहाँ पे फोर्स की बात करें तो फोर्स देखो 2 न्यूटन दे रखा है एंड जे कैप के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जे कैप के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर होगा तो क्या होगा? माइनस जे कैप, नेगेटिव वेक्टर पढ़े ही आज, है ना, उस हिसाब से। तो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट एंड डायरेक्शन है माइनस जे कैप के अलॉन्ग, है ना। तो यहाँ से लिख पा रहे हैं मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर को क्या कर दिए? यूनिट वेक्टर का यूज़ करके वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिए। आ रही है बात समझ में? बाकी बात है अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है।